टेबल नंबर 814 न्यू एंडोमेंट प्लान। LIC ने ये प्लान काफ़ी दिन पहले लॉन्च किया था। तो इस प्लान में क्या है वो हम अभी चर्चा करेंगे कि अभी पीछे कुछ दिनों पहले बात हो रही थी कि सर्विस टैक्स आएगा, सर्विस टैक्स के बाद क्या क्या ऑप्शंस होंगी, वो सारी चीज़ें हम इसमें अभी डिस्कस करेंगे कि इस प्लान में क्या चेंजेस आए हैं, क्या ये अभी पहले से बेटर है या इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए, इसके ऊपर हम बात करेंगे। LIC ने ये प्लान 3 जनवरी 2014 को लॉन्च किया। ये अपनी तरीके का पहला प्लान है जो 31 दिसंबर के बाद लॉन्च किया गया। LIC ने 31 दिसंबर तक अकेले दिसंबर के महीने में 8500 करोड़ का बिजनेस किया, जो अपने आप में ही एक बड़ा अचीवमेंट था। इतना काम एक महीने में अगर इसको देखा जाए तो जो टॉप 5 प्राइवेट कंपनियां हैं उनकी बात की जाए तो उनका पूरे साल का इतना काम नहीं होता जितना अकेले दिसंबर में LIC ऑफ इंडिया ने काम किया। इसके बाद जब LIC ने ये प्लान लॉन्च किया तो बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही थी कि सर्विस टैक्स लगेगा, सर्विस टैक्स लगेगा, सर्विस टैक्स क्या होगा, क्या प्लान्स महंगे होंगे, सस्ते होंगे, इसके बारे में बड़ी सारी परेशानियां थी। इससे पहले LIC अपना न्यू जीवन आरोग्य प्लान लॉन्च कर चुकी है। न्यू जीवन आरोग्य, ये हमारा हेल्थ प्लान है जो LIC दिसंबर के महीने में लॉन्च कर चुकी थी। इसमें जो सर्विस टैक्स आया वो 12.5% था। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर उसका बेसिक जो प्रीमियम है, अगर सिर्फ प्लान की बात की जाए, जो उसका बेसिक प्रीमियम है अगर वो 1000 रुपये था तो उसके ऊपर जो सर्विस टैक्स है वो 125 रुपये लगेगा। तो टोटल जो प्रीमियम एक्यूमुलेट होके आया वो 1125 रुपये बनता। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम 1000 के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम कहते कि प्रीमियम 10,000 होता तो सर्विस टैक्स 1250 रुपये होता, और अगर प्रीमियम 1,00,000 रुपया होता तो शायद 12,500 रुपये सर्विस टैक्स होता। इसी तरह की अटकलें लगाई जा रही थी कि पता नहीं क्या आएगा, क्योंकि जीवन आरोग्य में 12.5% सर्विस टैक्स आज की डेट में है। लेकिन जब LIC ने 3 जनवरी को इस पॉलिसी को लॉन्च किया, टेबल नंबर 814 को लॉन्च किया, तो यहाँ पर जो सर्विस टैक्स था वो 12.15% नहीं, जस्ट 3.09% था। ये जो था ये फर्स्ट ईयर प्रीमियम पे था। फर्स्ट ईयर के अंदर जितना भी प्रीमियम जाए, चाहे वो ईयरली मोड में हो, चाहे वो हाफ ईयरली मोड में हो, चाहे वो क्वार्टरली मोड में हो, चाहे वो मंथली मोड में हो, कलेक्टिवली पूरे ईयरली प्रीमियम के ऊपर जो है 3.09% सर्विस टैक्स था फर्स्ट ईयर में। लेकिन अगर बात करें रिन्यूअल इनकम्स की सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स, तो ये प्रीमियम जस्ट 1.545% ही सर्विस टैक्स लगेगा। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। तो ये हमारे जो कस्टमर्स हैं उनके लिए अच्छी बात थी कि उनके ऊपर एक बहुत बड़ा जो बर्डन है वो नहीं आएगा। दूसरा, हमारे एजेंटों के लिए अच्छी बात है कि जस्ट जहां हमें डर लगा हुआ था, जहां कस्टमर को भी परेशानी थी कि 12.5% सर्विस टैक्स आ गया तो पॉलिसियाँ कैसे बिकेंगी, वहाँ पर मात्र 3.09% का सर्विस टैक्स लगा फर्स्ट ईयर में, और फ्यूचर में 1.545% लगा, जो कि काफ़ी मामूली है। लेकिन हमारे जो एडवाइज़र हैं वो कस्टमर के पास गए थे, दिसंबर के महीने में गए थे, नवंबर के महीने में गए थे, सितंबर के महीने में गए थे। जब भी हम जाते थे हमारे एडवाइज़र्स ने बोला कि सर्विस टैक्स आ रहा है, सर्विस टैक्स आ जाएगा तो पॉलिसियाँ महंगी हो जाएंगी, इस तरह का र्यूमर था। इसी का एक रीज़न था कि दिसंबर और सितंबर के मंथ में जब प्लान क्लोजर की इन्फॉर्मेशन कस्टमर तक पहुंची तो लोगों ने बहुत ज़्यादा प्लान खरीदे, और उसी का कारण था कि अकेले दिसंबर के महीने में LIC ने 8500 करोड़ का जो है प्रीमियम इकट्ठा किया। तो कहीं ना कहीं अब एजेंटों के मन में था कि इसके बाद क्या होगा। अब जनवरी में सर्विस टैक्स लग गया है, लेकिन सर्विस टैक्स जो है वो 3.09% है।
एंड 1.545% सर्विस टैक्स है। तो कुछ लोगों ने कहा कि पॉलिसियाँ महंगी होंगी, कुछ ने कहा सस्ती होंगी। तो कुल मिला के IRDA की जो गाइडलाइंस थी उनके हिसाब से अगर बात की जाए तो पॉलिसियाँ जो हैं हर महीने में बेटर हुई हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं है। ये पॉलिसी होल्डर्स के लिए भी बहुत अच्छी बात है। जो आज की जो पॉलिसी आई हैं वो पॉलिसी होल्डर के हित में भी है, वो एडवाइज़र के लिए भी अच्छी बात है। हम इन दोनों पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार बेसिक फीचर्स हम देख लेते हैं कि पॉलिसी है क्या, किस तरह से काम करती है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि ये पॉलिसी होल्डर के लिए कितनी अच्छी है और एडवाइज़र के लिए कितनी अच्छी है। साथ ही हम इसको देखेंगे कि इसके यूनिक सेलिंग फीचर्स क्या हैं, कैसे इस पॉलिसी को बड़े आराम से बेचा जा सकता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे बेसिक कंडीशंस की कि किसके लिए ये पॉलिसी बनी है, कौन इस पॉलिसी को ले सकता है। मिनिमम एज एंट्री की अगर बात की जाए, मिनिमम एंट्री एज की अगर बात करें तो इसमें 8 ईयर्स कंप्लीटेड जिसकी एज है, यहाँ पर नोट करने की ज़रूरत है कंप्लीटेड, मतलब कि आपके 8 साल पूरे हो चुके हों तब आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। और जो मैक्सिमम एज है एंट्री की वो है 55 ईयर्स, ये नियरेस्ट बर्थडे है। मतलब 8 साल का कोई भी जो बच्चा है उसके लिए आप इस पॉलिसी को प्रपोज कर सकते हैं और मैक्सिमम एज होगी 55 ईयर्स। 8 साल की जब बात की जाती है तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा एजेंटों को बताना चाहता हूँ कि 8 से 10 साल की अगर बात करते हैं, हमारे यहाँ 3 तरह के फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं। 8 से 10 जब हम फॉर्म फिल करेंगे तो 360 नंबर फॉर्म फिल होगा। 10 प्लस से लेकर 17 प्लस तक की अगर हम बात करें तो 340 नंबर फॉर्म फिल होगा, और 18 प्लस के बाद जो है 300 नंबर फॉर्म होगा। तो ये थोड़ा फॉर्म्स का भी ध्यान रखें। मिनिमम एज एंट्री जो है वो 8 साल पूरे होने के बाद, और मैक्सिमम एज एंट्री जो है वो 55 साल नियरेस्ट बर्थडे होनी चाहिए। मिनिमम इंश्योरेंस, मिनिमम सम अश्योर्ड की अगर बात करें तो जो मिनिमम सम अश्योर्ड है वो 1 लाख रुपए है। कम से कम 1 लाख की ये पॉलिसी कोई भी व्यक्ति ले सकता है। इससे पहले 14 नंबर टेबल होती थी, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम सीधा सीधा बात करेंगे कि 814 नंबर टेबल में क्या है। हम सीधी बात करेंगे 814 में क्या है। तो यहाँ पर कम से कम 1 लाख रुपए की पॉलिसी जो है ये होगी। मोड अगर बात की जाए, कौन कौन से मोड अवेलेबल हैं इसमें, तो ये मोड की जब बात हो रही है तो इसमें ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली एंड मंथली। मंथली में ऑर्डिनरी मंथली ना करके इसको या तो सैलरी सेविंग स्कीम्स के अंदर बात की जाए या फिर ECS, ऑर्डिनरी मंथली में ना करके इसको या तो सैलरी सेविंग में या ECS में करेंगे तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो हमारे पास जो मोड हैं वो भी सारे अवेलेबल हैं। 55 ईयर्स की तो बात हुई। मैं अपने एडवाइज़र से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इन चीज़ों को याद करें कि 8 साल कम से कम, मैक्सिमम 55 साल, सम अश्योर्ड कम से कम 1 लाख है, मोड सारे अवेलेबल हैं, फॉर्म कौन कौन से भरे जाते हैं, ये सारी चीज़ें अगर वो टिप्स पे रखेंगे तो उनको आसानी होगी, कस्टमर के सामने वो कंफ्यूज नहीं होंगे। अभी मिनिमम टर्म 8 साल एज एंट्री तो है, लेकिन मिनिमम टर्म क्या होगी, कितने साल के लिए ले सकते हैं, उसके बाद मैक्सिमम टर्म क्या होगी। मैं यहाँ पर थोड़ा कहना चाहूँगा, मिनिमम टर्म है इसमें 12 साल 12 ईयर्स, और जो मैक्सिमम टर्म है इसमें वो है 35 ईयर्स। अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन सा बनता है कि टर्म को कैसे याद रखें, मिनिमम कितनी, मैक्सिमम कितनी, और एक और जो बड़ा पॉइंट है वो है एज, मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी, मतलब मैक्सिमम किस एज तक के लोग इसको ले सकते हैं, दैट इज 75 ईयर्स। तो ये अगर 3-4 पॉइंट अगर याद रख लेते हैं तो बड़ी आसानी होगी आपको। अब यहाँ पर देखिए आप, जब हम 8 साल की पॉलिसी मिनिमम एज एंट्री है, उसमें मिनिमम टर्म अगर डालें तो अब देखिए 12 and 8 जो होता है वो 20, तो मिनिमम मैच्योरिटी एज जो होगी वो है आपकी
20 ईयर्स, ये मिनिमम। कोई भी पॉलिसी अगर बच्चा लेता है तो 18 साल पे नहीं बल्कि 20 साल पे मैच्योरिटी आएगी, तो कम से कम 12 साल का। यहाँ पर 75 ईयर्स पे मैच्योरिटी है। एज एंट्री जो थी मैक्सिमम जो है वो 55 ईयर्स है। 55 ईयर्स का व्यक्ति अगर इसको लेता है तो मैक्सिमम टर्म उसे 75 तक जा सकते हैं। हालांकि टर्म 35 अवेलेबल है, लेकिन मैच्योरिटी की एज के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन है, तो उसको सिर्फ 20 ईयर्स की टर्म्स ही मिल सकती हैं। तो इन थोड़े से पॉइंट्स का अगर हम ध्यान रखें कि 8 साल का बच्चा से लेकर 55 साल के जो एज व्यक्ति हैं वो इनको ले सकते हैं। मिनिमम टर्म 12 साल है, मैक्सिमम टर्म 35 साल है, और एज जो मैच्योरिटी है वो 75 ईयर्स है। तो ये तो जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन है। जैसा मैंने कहा मिनिमम सम अश्योर्ड, कम से कम कितने की एक पॉलिसी हो सकती है? कम से कम पॉलिसी 1 लाख की होगी। इसके बाद अगर ऊपर की मैक्सिमम इंश्योरेंस की कोई लिमिट नहीं है, कोई 1 करोड़ की ले, 2 करोड़ की ले, 5 करोड़ की ले या 100 करोड़ की ले, कितनी भी ले सकता है। लेकिन इसके बाद 1 लाख के बाद 1 लाख की 5000 के मल्टीपल में ये चलता जाएगा। कहने का मतलब है 1,05,000, 1,10,000 एंड सो ऑन। फिर ऊपर की कोई लिमिट नहीं है, डिपेंड करता है उसकी कितनी इनकम है, वो फाइनेंशियल अंडरराइटिंग का पार्ट है। तो मिनिमम 1 लाख का और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। ये वाला जो पार्ट है ये भी आपको याद रखना है। लेकिन इन मल्टीपल अगर आपके पास प्रीमियम कैलकुलेटर है तो 1,05,000, 1,55,000, 1,75,000 या 5,75,000 या 9,95,000, कई बार ऐसी कैलकुलेशंस भी करनी पड़ती हैं। तो उसमें आप याद रखिए कि इन द मल्टीपल ऑफ 5,000 आप इस पॉलिसी को सेल कर सकते हैं। हालांकि LIC का जो टोटल जो वैल्यू है, अभी लाइफ फंड की वैल्यू है एज ऑन टुडे वो 18 लाख करोड़ की है। 18 लाख करोड़ की जो इसका लाइफ फंड है। लेकिन फिर भी LIC ऐसा नहीं सोचती कि उसको ये पैसा बेकार करना है, ये पॉलिसी होल्डर का पैसा है, तो उसके हिसाब से ही वो इसको इन्वेस्ट करते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं उन्होंने 8 साल से 55 साल की कंडीशन लगाई है, ताकि जो हेल्दी लोग हैं सिर्फ वही इन पॉलिसीज़ को लें, जिससे कि कम से कम क्लेम आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा LIC को फ़ायदा हो, और साथ ही साथ LIC जो है एक अच्छी कंपनी बनी रहे और एजेंट्स को भी फ़ायदा हो, क्योंकि अगर वो स्वस्थ लोगों का बीमा करेंगे क्लेम कम आएंगे, उनकी एजेंसी पे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अभी तक जो हमने एलिजिबिलिटी कंडीशंस देखी हैं उसमें 8 साल से 55 साल के व्यक्ति का बीमा हो सकता है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। पहले तक अगर पिछली पॉलिसीज़ की बात की जाए तो उनमें 65 साल तक के लोगों का इंश्योरेंस होता था। तो ये एक बड़ा चेंज है इस 814 नंबर टेबल में। अब थोड़ा सा हम बात करना चाहेंगे कि ये काम कैसे करती है, क्या वर्किंग क्या है, इस पॉलिसी को क्यों लिया जाए। अगर किसी को समझाना हो तो कैसे समझाएंगे। मान लीजिए हमने 10 लाख रुपए की पॉलिसी करी। हमारे पास यहाँ एक कस्टमर है, ये एक एग्जाम्पल है। राम हमारे पास एक कस्टमर है और उसने ये पॉलिसी जो है 21 साल के लिए ली है। राम की जो करंट एज है वो 35 ईयर्स है। 35 ईयर्स एज पे 10 लाख रुपए की उन्होंने एक पॉलिसी ली, जिसकी की टर्म मान लेते हैं कि राम की 35 ईयर्स की एज पे जो एनुअल प्रीमियम आता है वो आता है 48,000 रुपीज़। ये एक एग्जाम्पल है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है सो 35 से 21 साल के बाद यानी 56, जब राम की एज 56 साल होगी, 56 ईयर्स होगी, तो उस टाइम मैच्योरिटी क्या होगी। तो उसके ऊपर अगर हम चर्चा करें तो मैच्योरिटी जो होती है वो होती है सम अश्योर्ड, जो कि हमारा 10 लाख रुपए है। तो 10 लाख रुपए प्लस 21 सालों का बोनस इंटू 21। अब बोनस क्या होता है? LIC में आपको पता है कि एंडोमेंट प्लान्स में जब भी हम टर्म 20 या 21 से अधिक लेते हैं तो बोनस का रेट होता है 48 रुपीज़ पर 1000 ऑफ सम अश्योर्ड पर एनम। मतलब साल में एक बार जो है बोनस मिलता है। लेकिन हम 10 लाख की पॉलिसी की बात कर रहे हैं।
तो 10 लाख के लिए हम यहाँ पर 1000 यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, ताकि हमारा सम एश्योर्ड 1000 ना होके बल्कि 10 लाख हो। तो 48,000 रुपये का तो ही प्रीमियम है और 48,000 का ही बोनस 1 साल का बनता है। लेकिन मैच्योरिटी पे ये 21 सालों का बोनस मिलता है, ना कि 1 साल का। तो 48 इंटू 21, 48,000 इंटू 21। तो अगर आप इसको देखेंगे तो आप एक्चुअल कैलकुलेशन कर सकते हैं, प्लस फाइनल एडिशनल बोनस। तो जो फाइनल एडिशनल बोनस होता है ये वो है जो फाइनली जब पॉलिसी मैच्योर होगी तो मिलेगा, और ये जो है वो है 400 रुपीज़ पर 1000 ऑफ सम एश्योर्ड एडेड जस्ट वंस एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। 1000 की पॉलिसी पे 400 रुपये ऐड हो रहे हैं एज अ फाइनल एडिशनल बोनस, तो 10 लाख की पॉलिसी पे 4 लाख रुपए ऐड होंगे। और अगर टोटल इन सारी वैल्यूज़ को ऐड किया जाए तो आप देखेंगे कि लगभग 24 लाख रुपए की मैच्योरिटी बन रही है। तो यहाँ पर ये बोनस के जो रेट हैं ये LIC की वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हैं, या फिर कोई रेडी रेकनर है या सर्कुलर्स हैं LIC के, वहाँ पर बड़े आराम से इनको चेक कर सकते हैं। तो 10 लाख की पॉलिसी में लगभग 21 साल की टर्म में 24 लाख रुपए की मैच्योरिटी हो जाती है। अगर कोई मिसहैपनिंग होती है, इन केस ऑफ एनी मिसहैपनिंग, अगर नॉर्मल डेथ होती है तो 10 लाख रुपए जो कि सम एश्योर्ड है, प्लस बोनस, जितने साल पॉलिसी चल चुकी है उतने सालों का बोनस भी उसमें मिलेगा और पॉलिसी समाप्त हो जाएगी। इन केस डेथ एक्सीडेंटल से होती है, एक्सीडेंटल डेथ होती है, तो एक्सीडेंटल डेथ में क्योंकि हमने एक्सीडेंटल राइडर लिया होता है तो सम एश्योर्ड का डबल, मतलब 2 टाइम्स ऑफ सम एश्योर्ड, 10 लाख की पॉलिसी में ये 20 लाख रुपए होगा, प्लस जितने साल पॉलिसी चली, 1 साल चली, 2 साल चली, 5 साल चली, उतने सालों का बोनस उसमें ऐड करके जो भी उसके नॉमिनी होंगे लाइफ एश्योर्ड के, पॉलिसी होल्डर के, उनको दे दिया जाएगा और पॉलिसी समाप्त हो जाएगी। तो डेथ के केस में भी एक हमने चीज़ देखी कि पैसा कैसे मिलता है, मैच्योरिटी पे कैसे मिलता है। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि एक एनुअल इंस्टॉलमेंट जाए। अगर कोई व्यक्ति पे करता है जस्ट 4,000 रुपीज़, उसने 4,000 रुपीज़ ही पे किए मंथली इंस्टॉलमेंट में अंडर ECS या सैलरी सेविंग ऑप्शन में। ECS होता है जो डायरेक्ट बैंक से डेबिट हो जाता है। भले ही उसकी पहली इंस्टॉलमेंट गई है, अगर उसकी डेथ होती है, पहली इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद कोई एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, तो भी उसकी फैमिली को 20 लाख रुपए मिलेगा, क्योंकि एक्सीडेंटल डेथ पहली इंस्टॉलमेंट के बाद नॉर्मल डेथ तो होने से रही, बिकॉज हम जो हैं हेल्दी लोगों का इंश्योरेंस करते हैं, ठीक है। तो और एक्सीडेंटल डेथ में सीधा सीधा ये पेमेंट मिलेगा। नाउ अभी हमने क्या देखा कि हमने वर्किंग देखी कि इस पॉलिसी में क्या डिफरेंस है। अभी ये तो जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन हुई, लेकिन जो सर्विस टैक्स हमें परेशान कर रहा है, सर्विस टैक्स के आने से क्या होगा, सर्विस टैक्स के आने से प्रीमियम बढ़ेगा, उसके ऊपर भी एक बार नज़र डालते हैं। सर्विस टैक्स की जहां बात करें हम, तो वो फर्स्ट ईयर में है 3.09% टैक्स, और अगर रिन्यूअल इनकम की बात करें हम, रिन्यूअल की बात करते हैं कि नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स जो भी प्रीमियम होगा उस पर 1.545% जो है ये रिन्यूअल पे आपका सर्विस टैक्स होगा। अब कस्टमर को अगर बता दिया जाए कि अगर वो 50,000 रुपीज़ पे कर रहा है साल के, तो उसको 3.09% सर्विस टैक्स देना पड़ेगा। तो कस्टमर 1 रुपया भी नहीं छोड़ना चाहता है, तो कहीं ना कहीं उसको लगता है कि 1545 रुपये भी एक्स्ट्रा क्यों पे करे वो, काश उसने पहले ले लिया होता। तो यहाँ पर कस्टमर को बताने की ज़रूरत है कि सर आपको नुकसान नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 एक ऑप्शन LIC ने रखी हैं। एक होता है यहाँ पर LIC ने दिया हुआ है मोड रिबेट, और दूसरी जो है वो है हायर सम एश्योर्ड रिबेट। इन दोनों चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हायर सम एश्योर्ड रिबेट, जब हम मोड रिबेट की बात करते हैं, मोड रिबेट क्या है? मोड में क्या आता है? हमारे पास आता है ईयरली मोड, हाफ ईयरली मोड, क्वार्टरली मोड
एंड मंथली मोड। मंथली में ECS और सैलरी सेविंग। तो कभी भी हमारे पास क्या होता है कि LIC को अगर 50,000 रुपये मिल रहे हैं तो कोई भी मोड हम चूज़ करें, LIC को उतना ही पैसा मिलना है जो उसका पेमेंट बनता है। ईयरली में 1 इंस्टॉलमेंट में आ जाएगा, हाफ ईयरली में 2 इंस्टॉलमेंट्स में आएगा, क्वार्टरली में 3 इंस्टॉलमेंट्स में 4 इंस्टॉलमेंट में आएगा और मंथली में 12 इंस्टॉलमेंट में। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए ईयरली में LIC को भी फ़ायदा होता है, एक ट्रांजैक्शन होती है और दैट्स इट। लेकिन हाफ ईयरली में 2 ट्रांजैक्शंस होंगी, नंबर क्वार्टरली में 4 ट्रांजैक्शंस होंगी और मंथली में 12 ट्रांजैक्शंस। कहीं ना कहीं मैन पावर यूज़ होती है, पेपर यूज़ होता है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है और LIC को इन मोड्स में ईयरली के बाद हाफ ईयरली में, हाफ ईयरली के बाद क्वार्टरली में, इन सारे मोड्स में एक्सपेंसेस ज़्यादा देने पड़ते हैं। तो LIC हमेशा एक मोड यूज़ करती है और वो मोड है जो मोड इन पे रिबेट दी गई है। मंथली अगर डायरेक्ट मंथली होता है तो इस पर 5% एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ती है। मतलब मान लीजिए अगर 1,000 रुपये महीने का प्रीमियम है तो एज पर इन मोड्स के हिसाब से देखें तो साल का 12,000 रुपये ईयरली में पड़ना चाहिए, हाफ ईयरली में 6,000 रुपये पड़ना चाहिए, क्वार्टरली में 3,000 रुपीज़ पड़ना चाहिए और मंथली में जो है 1,000 रुपीज़ पड़ना चाहिए। लेकिन इसके LIC ने क्या किया हुआ है, LIC ने इसको इस हिसाब से इस्तेमाल किया है ताकि कहीं ना कहीं सर्विस टैक्स, अगर हम मोड रिबेट की बात कस्टमर के सामने करते हैं तो सर्विस टैक्स नलीफाई होता नज़र आता है। देखते हैं कैसे। नए सर्विस टैक्स आए तो सही, लेकिन LIC ने इसमें ईयरली पे 2% सर्विस टैक्स 2% का रिबेट दिया है और हाफ ईयरली पे 1% का सर्विस टैक्स दिया है। मंथली पे कोई, क्वार्टरली पे कोई रिबेट नहीं है और मंथली पे 5% एक्स्ट्रा है। तो ये क्या है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मैंने कहा कि 12,000 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन हाफ ईयरली में 2 इंस्टॉलमेंट जाएंगी, क्वार्टरली में 4 जाएंगी, मंथली में 12 इंस्टॉलमेंट जाएंगी। तो LIC क्या करती है, LIC ने 5% एक्स्ट्रा जो है मंथली में रखा हुआ है। तो जिससे ओवरबर्डन 1,000 रुपीज़ के लिए 1,050 लिए जाएंगे जो कि 5% इसका होता है। और ऐसी 12 इंस्टॉलमेंट अगर गई तो आप देखेंगे कि आपको 12,000 नहीं 12,600 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो इसलिए मंथली लोग नहीं करते हैं। बात करते हैं क्वार्टरली में कोई रिबेट नहीं है, तो एक्चुअल पेमेंट जो है वो 4 इंस्टॉलमेंट के माध्यम से हम सिर्फ 12,000 रुपये पे करेंगे। अब हाफ ईयरली में जो है 1% की रिबेट है। इसका क्या मतलब है, 6,000 के ऊपर हमें 1% का डिस्काउंट मिलता है। तो अगर हम इसको पे करें तो ये हो जाएगा 5,940 ही हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। और ईयरली जो रिबेट है वो 2% की है। इसका मतलब यहाँ से अगर 2% हम रिबेट लेंगे तो 240 रुपीज़ का हमें मिलेगा जो डिस्काउंट है। तो कहीं ना कहीं 11,760 हमें पे करना पड़ेगा। अभी आप देखिए पेमेंट थी 12,000 की, जिसके ऊपर 2% डिस्काउंट मिला। मोड रिबेट हमने ईयरली कस्टमर को बोला तो उसको 11,760 देने थे। अब इसका वापस 3 पॉइंट इसके ऊपर अगर सर्विस टैक्स लग भी जाए तो भी कितना फ़र्क पड़ेगा, 12,000 के आसपास। तो सर्विस टैक्स ईयरली मोड पे अगर आप लेंगे कोई भी पॉलिसी तो नलीफाई हो जाएंगी और सर्विस टैक्स जो है बिल्कुल ना आपको खलेगा ना आपके कस्टमर को। तो समझाने के ऊपर है कि सर्विस टैक्स कैसे है। और आगे से तो 1.545% ही है, तो सर्विस टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा। हालांकि ये जो मोड रिबेट है ये आज नई नहीं है, लेकिन शायद कभी किसी ने इसको हाईलाइट नहीं किया था, ये बहुत पहले से है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि सर सर्विस टैक्स आया ज़रूर है, लेकिन LIC ने उस पर भी आपको इसके लिए मोड रिबेट रखी हुई है, तो कहीं ना कहीं आपको सर्विस टैक्स पे करते हुए भी कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद दूसरा पार्ट जो था वो है हायर सम एश्योर्ड रिबेट। इसके ऊपर भी हम चर्चा करते हैं कि कैसे यह सर्विस टैक्स होने के बावजूद यह पॉलिसी को और सस्ती कैसे बनाता है। और ये भी कंसेप्ट जो है आज लॉन्च नहीं हुआ है, ये भी काफ़ी पहले से ही है। देखते हैं इसके बारे में। यहाँ पर अगर हम देखें हायर सम एश्योर्ड रिबेट की अगर बात करें, 2 लाख से 5 लाख के बीच में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो रिबेट है वो 2% की है। 5 लाख से ऊपर की बात करते हैं तो रिबेट 3% की है। मतलब क्या है,
अभी हमने देखा, पीछे देखा था कि मोड रिबेट होने से सर्विस टैक्स नलीफाई होता है, लेकिन अगर हम बड़ी पॉलिसी लें तो कस्टमर को फ़ायदा भी होता है। क्या एक मतलब है इसका? मान लीजिए 1 लाख रुपए की हमने एक पॉलिसी ली किसी भी एज पे, और उसका जो ईयरली मोड पे प्रीमियम आ रहा था, मान लीजिए वो आता है 1000 रुपये। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, आपको 1000 1 लाख पे कभी नहीं मिलेगा ईयरली मोड पे, ये आपको चेक करना पड़ेगा, जस्ट एन इलस्ट्रेशन है। अभी अगर हम इस पॉलिसी को 3 लाख रुपए की पॉलिसी लेते 1 लाख की बजाय, तो एक्चुअली प्रीमियम होना चाहिए 3000 रुपीज़, क्योंकि 1 लाख का अगर 1000 है तो 3 लाख का 3000 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 2% रिबेट है, तो 2% इसका डिस्काउंट कितना होगा? 1% जो है 30 है, 2% 60 होगा, तो कहीं ना कहीं 2940 जो है वो प्रीमियम पे करना पड़ेगा। और वही अगर इसके ऊपर सर्विस टैक्स लगा भी हो तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं फर्दर हमें कस्टमर को फ़ायदा होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं 5 लाख रुपए की, ठीक है, तो उसमें प्रीमियम कितना होना चाहिए? 5000 रुपये। लेकिन आप देखिए 3.09% ही सर्विस टैक्स है जो कस्टमर को एक्स्ट्रा पे करना है, और उतना ही डिस्काउंट LIC दे रही है। तो कहीं ना कहीं अगर 5 लाख से बड़ी पॉलिसी भी ले रहे हैं आप, या बड़ी पॉलिसी सेल कर रहे हैं, तो सर्विस टैक्स तब भी नज़र नहीं आता। इसका मतलब क्या है? LIC क्या चाहती है? LIC चाहती है कि आप ईयरली मोड में पॉलिसी बेचें, और 5 लाख से ऊपर की पॉलिसी बेचें तो जितना सर्विस टैक्स बाहर से नज़र आता है, एक्चुअल में उतना ही डिस्काउंट जो है वो कस्टमर को मिलता है। तो अब ये एजेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे शो करता है कि सर्विस टैक्स आने के बाद पॉलिसियाँ महंगी हुई हैं या सर्विस टैक्स के पहले पॉलिसियाँ सस्ती हुई हैं। क्योंकि आजकल का जो ज़माना है उसमें हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, प्रीमियम कैलकुलेटर, और रिबेट की वहाँ पर कहीं पर बात नहीं होती, जो डिस्काउंट हम की बात नहीं होती। लेकिन अगर हम कस्टमर को हाईलाइट करें तो शायद कहीं ना कहीं वो खुश होता है इन पॉलिसीज़ को लेने में। ये तो जस्ट सर्विस टैक्स की बात हुई। एक दूसरा पार्ट है जो कि सरेंडर वैल्यू। हालांकि किसी भी, मैं रिकमेंड करता हूँ कि इस पॉइंट को ज़्यादा हाईलाइट ना करें, लेकिन ये भी कस्टमर के फेवर की चीज़ है। IRDA ने इस हिसाब से डिसाइड किया है कि सरेंडर वैल्यू, अगर बाई चांस कोई पॉलिसी सरेंडर होती है तो किस तरह का बेनिफिट जो है कस्टमर को मिलता है। 3 ईयर्स में 30%, 5 ईयर्स में 50%, एंड 7th ईयर onwards 80% ऑफ द टोटल प्रीमियम पेड। मतलब जितना भी आपने, जितने भी साल का प्रीमियम पे किया है, टोटल प्रीमियम पेड, एक्सक्लूडिंग जो राइडर्स वगैरह लिए हुए हैं। राइडर्स को क्यों एक्सक्लूड कर देते हैं? क्योंकि अगर एक्सीडेंटल राइडर हमने लिया हुआ है और कुछ मिसहैपनिंग नहीं होती तो उसका सेविंग में कोई जो है कोई पोर्शन उसमें नहीं जाता है, तो इसलिए राइडर्स को हम एक्सक्लूड कर देते हैं। एक्सक्लूडिंग राइडर्स को पूरी तरह से एक्सक्लूड करते हैं। अभी 3 साल में 30%, मतलब अगर इंस्टॉलमेंट 10,000 रुपीज़ की है, एनुअली है, पर एनम है, तो अब देखो इनटू 3 30,000। अब अगर 3 साल के बाद उसको सरेंडर करनी पड़ जाती है पॉलिसी, ये गारंटेड सरेंडर वैल्यू है, इससे कहीं ना कहीं अमाउंट ऊपर ही मिलता है, तो 30,000 का 30% जो कि 9,000 रुपीज़ होता है, ये कस्टमर को मिलता है। अब अगर 5 साल की बात करें तो 5 साल में अगर वो 50,000 पे कर चुका है तो इसका 50% विच इज़ सेम एज 25,000। तो कहीं ना कहीं अगर इस चीज़ को भी हम नोट करते हैं, 25,000 रुपये उसको मिलते हैं। ये जो चीज़ है ये सोचने वाली है, क्योंकि पहले किसी भी पॉलिसी में 50% तब मिलता था जब टर्म जो है वो ऑलमोस्ट हाफ हो चुकी होती है। मतलब अगर 21 साल की पॉलिसी थी तो 10 साल पॉलिसी चल चुकी हो तब अपना आधा प्रीमियम मिलता था, तो अब कहीं ना कहीं ज़्यादा है। और 7th ईयर ऑनवर्ड्स तो 80% ऑफ द टोटल प्रीमियम पेड। अगर 80,000 रुपये पे किया है हमने 7 सालों में, 70,000 पे किया है, तो इसका 56,000 रुपीज़ हमें गारंटेड
सरेंडर वैल्यू मिलेगी। तो कस्टमर के लिए कहीं ना कहीं लिक्विडिटी बनती है। LIC और दूसरी कंपनीज को इसका बड़ा फ़ायदा होता था कि पहले पॉलिसियाँ अगर लैप्स हो जाती थी तो कस्टमर को कुछ नहीं मिलता था। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा 3 साल से कम अगर पॉलिसी चली तो सरेंडर वैल्यू 0 है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर 3 साल तक पॉलिसी नहीं चली तो सरेंडर वैल्यू 0 है और 7 साल के बाद 80% है, प्लस बोनस वगैरह जो है वो दूसरी चीज़ें एक्स्ट्रा होंगी। ये गारंटी सरेंडर वैल्यू है। अगर मान लीजिए किसी ने पॉलिसी लैप्स हो गई, किसी की नहीं हो पाई, किसी भी कारणवश नहीं चला पाया, तो भी सरेंडर वैल्यूज़ को अच्छा अमाउंट मिलता है इन कंपैरिजन विद द प्रीवियस पॉलिसीज़। तो अगर इसके ऊपर भी हम बात करें तो ये एक अच्छा पार्ट होगा। एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, अगर हम राइडर्स की बात करें तो जैसे राइडर्स की बात हो रही थी, एक तो हमारा राइडर जो है वो है एक्सीडेंटल राइडर। बेसिकली एक्सीडेंटल डेथ अगर बोलें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। डेथ राइडर कि अगर हमने 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली है और हमने एक्सीडेंटल डेथ राइडर भी लिया हुआ है, डेथ बेनिफिट राइडर भी अगर हमने लिया हुआ है, तो इन केस डेथ अगर एक्सीडेंट से होती है तो 10 लाख रुपए एडिशनल मिलेंगे और इसके लिए हम 1 रुपया हर 1000 रुपये पे करते हैं। मतलब अगर हमने 1000 रुपये की पॉलिसी ली तो 1 रुपया साल में, अगर हमें 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली है तो 1000 रुपया साल का। अगर मोड पर एनम है तो हाफ ईयरली है तो दोनों इंस्टॉलमेंट्स में 500 रुपये उसमें ऐड हो जाएंगे, और अगर क्वार्टरली है तो चारों इंस्टॉलमेंट्स में 250 रुपये ऐड हो जाएंगे, और अगर मोड जो है वो मंथली है तो उसी हिसाब से नियरली 60 रुपीज़ जो है वो ऐड हो जाएंगे। 60 रुपीज़ ऐड हो जाएंगे, नॉट 6000, जस्ट 60 रुपीज़। ये पूरा 60 रुपीज़ पर मंथ जो है वो ऐड हो जाएंगे, और इवन 80 रुपीज़। ये राइडर जो था वो पहले भी था, लेकिन डिसेबिलिटी राइडर भी इसमें इसका हिस्सा बन गया है। अब डिसेबिलिटी राइडर, इसमें जैसे सेम 1 रुपया हमने पे कर दिया 1000 की पॉलिसी के लिए, 10 लाख की पॉलिसी के लिए अगर हमने 10,000 रुपये पे किया, तो इसमें डिसेबिलिटी राइडर भी है। डिसेबिलिटी राइडर क्या कहती है कि अगर कभी इस एक्सीडेंटल होने के कारण उसकी डेथ नहीं हुई बट वो डिसेबल हो गया, तो ये सम एश्योर्ड जो है वो 10 लाख रुपए नेक्स्ट 10 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाएगा, कस्टमर को दिया जाएगा। मतलब 1-1 लाख की 10 इंस्टॉलमेंट बनाई जाएंगी और वो दी जाएंगी उसको। फ्यूचर का प्रीमियम उसका वेव कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर वो डिसेबल है तो प्रीमियम पे ही नहीं कर सकता है। एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो सम एश्योर्ड के अलावा 10 लाख रुपए, 10 लाख की पॉलिसी थी और 10 लाख का जो एक्सीडेंटल डेथ है वो मिल गया। लेकिन अगर एक्सीडेंटल से डेथ नहीं होती है बल्कि वो डिसेबल हो जाता है, तो जो डिसेबिलिटी राइडर का जो अमाउंट है 10 लाख रुपया, वो अगले 10 सालों तक 10 हिस्सों में ब्रेक करके ईयरली उस तक दिया जाएगा। 1-1 लाख रुपया उसको दिया जाएगा। और इस बीच में अगर पॉलिसी कंप्लीट हो जाती है या कस्टमर की डेथ हो जाती है, और फ्यूचर के प्रीमियम भी वेव हो जाएंगे। अगर डेथ होती है तो जो भी ये अमाउंट है 1 लाख रुपया, जो बैलेंस बचे हुए हैं, मान लीजिए डेथ 3 साल के अंदर हो जाती है या पॉलिसी 3 साल के अंदर मैच्योर हो जाती है, तो बाकी 7 लाख रुपया उसके डेथ क्लेम में या मैच्योरिटी अमाउंट में इकट्ठा करके उसको दे दिया जाएगा। सॉरी, मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि इसमें प्रीमियम वेवर की बात नहीं की गई है कि वेव होगा नहीं होगा, ये तो डिपेंड करता है कि PWB राइडर होगा, प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर है या नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात है कि अगर डेथ हो जाती है, डिसेबिलिटी के कारण डेथ होती है या मैच्योरिटी होती है 3 साल के बाद, जैसे 3 साल एक एग्जाम्पल है, ये 4 साल हो सकता है, 5 साल हो सकता है, 10 साल हो सकता है, तो बैलेंस जितने भी जो राइडर होने के कारण जो इंस्टॉलमेंट उसको एनुअल मिलनी थी, वो उसके मैच्योरिटी में या फिर वो डेथ क्लेम में ऐड करके उसको दे दी जाएंगी। अगर PWB नहीं लिया है, प्रीमियम वेवर नहीं लिया है,
तो डिसेबिलिटी होने के बाद भी उसको इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेंगी, और अगर PWB प्रीमियम वेवर बेनिफिट लिया होगा तो फ्यूचर में इंस्टॉलमेंट जो है वो वेव हो जाएंगी। ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी यहाँ पर। लेकिन साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि एजेंट के लिए कहीं ना कहीं अंडरराइटिंग एक कंसेप्ट होता है। वो हर व्यक्ति को इसके बारे में, पहले तो सबसे पहली बात है कि वो इसका प्रीमियम चेक करे। ये एजेंट के लिए गाइडलाइंस हैं कि पहले तो प्रीमियम चेक करे कि डिफरेंस है कि एक्सीडेंटल जो आपने बताया डिसेबिलिटी राइडर ADB एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर जो है, अगर उसका पहले प्रीमियम चेक करें कि कितना आ रहा है। अगर कुछ कोई मिसहैपनिंग नहीं होती, क्योंकि कोई भी चीज़ फ्री में नहीं आती है, यहाँ पर एक्सीडेंटल जो डिसेबिलिटी राइडर है उसका प्रीमियम चेक करें कितना एक्स्ट्रा उसको पे करना पड़ रहा है ये। और दूसरा, अंडरराइटिंग गाइडलाइंस जो हैं अपने DO से ज़रूर पूछें कि अगर ये होता है तो कितने लाख रुपए के बाद मेडिकल आ जाएगा। क्योंकि नॉन मेडिकल केसेस करने की लोगों को आदत होती है कि कितने लाख का वो बीमा कर सकते हैं, कितने लाख का वो इंश्योरेंस कर सकते हैं कि उसके बाद उसको अपनी पार्टी की जो है ECG, शुगर, यूरिन टेस्ट, ट्रेडमिल टेस्ट, हेमोग्राम, दूसरे टेस्ट और कई तरह के जो टेस्ट हैं वो करवाने पड़ सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूर कंफर्म करें। तो अंडरराइटिंग गाइडलाइंस जो हैं वो ज़रूर देखें जब भी कभी आप एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी राइडर कस्टमर को दे रहे हैं। ग्रेस पीरियड की बात करें। ग्रेस पीरियड वो होता है कि जिस भी डेट को आपका प्रीमियम ड्यू हो उसके बाद भी आपको कुछ टाइम दिया जाता है ताकि आप अपना प्रीमियम पे कर सकें। अगर मोड ईयरली लिया हुआ है हमने, हाफ ईयरली लिया हुआ है या क्वार्टरली लिया हुआ है तो 1 महीने तक का टाइम मिलता है। बेसिकली 30 डेज बोलेंगे इसको, नॉट 1 मंथ। कई बार 31 दिन का भी महीना होता है। 30 दिन तक का आपको टाइम मिलेगा, इस बीच में आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर मोड मंथली है तो मात्र 15 दिन का टाइम मिलेगा, इसके बाद आपका इंश्योरेंस कवर ख़त्म हो जाएगा, पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। तो ग्रेस पीरियड हालांकि आपको पता होना चाहिए लेकिन कस्टमर को बताने की ज़रूरत नहीं है। एक बड़ा एस्पेक्ट है कमीशन, जिसके लिए एक एडवाइज़र काम करता है। अगर हम कमीशन की बात करते हैं यहाँ पर, तो जैसे मैंने कहा कि मिनिमम टर्म 12 है, मिनिमम टर्म जो है वो 12 है। 12 से 15, 14 बोलेंगे बेसिकली। 12 से 14 में 20 + 8% कमीशन है, और 15 + 15 या 15 अबाव अगर हमने टर्म दी हुई है कस्टमर को तो हमारी जो इनकम है वो 25 + 10% है। यहाँ पर ये 28% होती है और यहाँ पर ये 35% होती है फर्स्ट ईयर में। अगले 2 साल, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर में जो कमीशन है वो 7.5% रहेगी 2 सालों में, जितना भी एनुअल प्रीमियम है उसका। और फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स जो कमीशन है वो 5% रह जाएगी। तो 28% अगर 12 से 14 साल की टर्म देते हैं और 15 साल या 15 से ऊपर की टर्म देंगे तो 35% फर्स्ट ईयर में, 7.5% अगले 2 सालों में और 5% हमेशा अगले सालों में आता रहेगा। कमीशन भी आपको पता रहे, कहीं आपको कोई टर्म मिल रही है 14 ईयर्स तो कहीं ना कहीं आप अपना नुकसान कर लेंगे। 1 साल इसको बढ़ा के कोशिश करिए ताकि कम से कम आपको 7% का सीधा सीधा फ़ायदा हो। कई बार कस्टमर भी करते हैं कि रिवाइव नहीं कराते टाइमली पॉलिसी। अब ये एक बेनिफिट इन्होंने डाला है LIC IRDA ने। उन्होंने कहा है कि 2 ईयर्स के अंदर अगर आपने पॉलिसी रिवाइव करा ली तो ठीक है। मान लीजिए किसी ने पॉलिसी पे करी, एक इनिशियली मान लीजिए 2014 में हमने एक पॉलिसी ली, 5 ईयर्स इसने कंटिन्यू की, 2019 में उन्होंने इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी। अगर इंस्टॉलमेंट में पे नहीं करी तो इनको सिर्फ 2 साल ही मिलेंगे, 2021 तक का ही टाइम मिलेगा जिसमें कि ये अपनी लेट फीस के साथ सारी पेमेंट करें, अपने जो भी इनकी रिक्वायरमेंट बनती हैं रिवाइव कराएं पॉलिसी को। क्योंकि अगर 2 साल के अंदर इन्होंने रिवाइव नहीं कराई तो पॉलिसी जो है सरेंडर हो जाएगी। अगर, क्योंकि ये पॉलिसी यहाँ एग्जाम्पल मैंने ऐसा लिया है जिसमें ये 5 साल चल चुकी है,
तो 5 साल के हिसाब से 50% जो है टोटल प्रीमियम गारंटेड सरेंडर वैल्यू, जैसे हमने पीछे देखा था, 50% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड जो है वो मिलेगा, प्लस कुछ बोनस वगैरह मिल जाएगा। और उसको दोबारा रिवाइव नहीं करा सकते। पहले टर्म जो थी 2014 से पहले ये 15 साल होती थी, सॉरी 5 साल होती थी। किसी की पॉलिसी लैप्स हो जाए तो 5 साल के बाद भी वो उस पॉलिसी को रिवाइव करा सकता था, लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ 2 साल रखा गया है। यही बात कस्टमर को बता देने की होती है कि अगर मान लीजिए 3 साल के अंदर पॉलिसी लैप्स हो गई और अगले 2 साल में उसने चालू नहीं कराया तो उसका सारा का सारा पैसा ज़ीरो हो जाएगा। इसमें कस्टमर का भी बेनिफिट है और एजेंट का भी बेनिफिट है, क्योंकि जो भी चीज़ है रिवाइवल जो होगा विद इन 2 ईयर्स हो जाना चाहिए। अदरवाइज़ या तो सरेंडर हो कर दी जाएगी पॉलिसी अगर वो 3 साल से ज़्यादा चल चुकी है, और अगर वो पॉलिसी 3 साल से ज़्यादा नहीं चली है तो उसका सारा पैसा ज़ीरो हो जाएगा और कोई बेनिफिट कस्टमर को या एजेंट को नहीं मिल पाएगा। तो ये एक बड़ा चेंज है जो आपको दूसरी पॉलिसीज़ में भी नज़र आएगा। लोन, हम सरेंडर वैल्यू जब हमने डिस्कस की कि सरेंडर वैल्यू ज़्यादा होगी तो जो लोन है वो भी आसानी से मिलता है, क्योंकि लोन का कंसेप्ट है कि अगर पॉलिसी चालू है तो 90% ऑफ द सरेंडर वैल्यू का लोन मिलता है, और पॉलिसी अगर लैप्स है तो 85% ऑफ द सरेंडर वैल्यू का जो है लोन मिल जाता है। जो भी सरेंडर वैल्यू बनेगी उसका 90% चालू पॉलिसी में, इन फोर्स पॉलिसी में, और अगर पॉलिसी लैप्स है तो 85% ऑफ द सरेंडर वैल्यू का लोन मिल जाता है। लोन का इंटरेस्ट जो होता है 9.5% के आसपास होता है साल का, जिसको आप हाफ ईयरली पेमेंट कर सकते हैं। तो लिक्विडिटी की एक बात की जाए तो कहीं ना कहीं जब सरेंडर वैल्यू ज़्यादा होगी तो लोन ले सकते हैं, तो पॉलिसी को बंद करवाने की ज़रूरत नहीं है, पॉलिसी को बीच में ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम अमाउंट जो है लोन के रूप में कस्टमर को मिल सकता है। तो ये लोन का भी इसमें एक अच्छा जो इन्होंने चेंज किया है। लोन के बाद अगर बात करें बैक डेटिंग की, तो किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल 13 से फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ था, जो कि 31 मार्च 14 को ख़त्म हो जाएगा। ये एक फाइनेंशियल ईयर है। तो किसी भी फाइनेंशियल ईयर में जो कि 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक जाता है, उसमें पॉलिसी को बैकडेट कराया जा सकता है। आमतौर पर लोग क्यों बैकडेट कराते हैं? नंबर 1, प्रीमियम में डिफरेंस होता है, क्योंकि बैकडेट करने से कई बार एज कम हो जाती है तो 200-300 रुपये का कस्टमर को फ़ायदा होता है, इसलिए बैकडेट करानी चाहिए। एजेंटों को मैं कहूँगा इसलिए बैकडेट करानी चाहिए ताकि किसी मेमोरेबल डे तक वो उस पॉलिसी को ले जा सके, या तो वो बर्थडे हो, क्योंकि उस पॉलिसी को अगर बर्थडे की डेट हम देंगे तो वो कस्टमर के लिए भी याद रखना आसान होगा। एनिवर्सरी या बच्चे के बच्चों के बर्थडे, तो हालांकि कस्टमर को तो ये फ़ायदा होता है कि उसकी एज कई बार कम हो जाती है तो उसको प्रीमियम कम देना पड़ेगा, लेकिन हाँ, अगर आप एजेंट उसको मेमोरेबल डे कर देता है तो शायद ये पॉलिसी लैप्स कभी नहीं होगी, वो उसके बर्थडे पे प्रीमियम पे करेगा, तो किसी न किसी बर्थडे पे जब टर्म ख़त्म होगी तो वो मैच्योर होगी, तो एक तरह से वो गिफ्ट के रूप में भी देखा जा सकता है, तो याद करना उसको आसान होगा, तो बैक डेटिंग भी कराई जा सकती है फाइनेंशियल ईयर में। तो मेरे ख्याल में काफ़ी सारे पॉइंट्स हो गए हैं। अगर इनको रिवाइज करके देखा जाए तो क्या क्या हुआ है वो एक बार बात कर लेते हैं। नंबर 1, सर्विस टैक्स लगा है, लेकिन उसके साथ साथ मोड रिबेट और हायर सम अश्योर्ड रिबेट जो है अगर उनको भी बताएंगे तो सर्विस टैक्स जो है वो फ़ायदा नहीं, उसको कोई नुकसान कस्टमर को नहीं होता। सेकंड, एक बात ये, दूसरा जो पॉइंट है वो है सरेंडर वैल्यू। पॉलिसी जो है अब ज़्यादा सरेंडर वैल्यू होगी तो कस्टमर के बेनिफिट के लिए रहेगा। हायर लोन जो है वो ज़्यादा अमाउंट मिल सकता है। हायर लोन, ये जो लोन है वो ज़्यादा अमाउंट मिलेगा। पॉलिसी जो है विद इन 2 ईयर ही रिवाइव करानी पड़ेगी, क्योंकि अगर 2 साल के अंदर रिवाइव नहीं हुई तो फिर पॉलिसी रिवाइव नहीं हो पाएगी। एज एंट्री जो है वो घटा दी गई है,
8 साल कर दी गई है, सो 8 से 55 साल कर दी गई है। ये एक बड़ा नोटिफिकेशन है। टर्म जो है वो 12 से 35 कर दी गई है। कमीशन स्ट्रक्चर जो है वो अच्छा कर दिया गया है, 35% या 28% फर्स्ट ईयर में। उसके नीचे 12-15 का सिस्टम ही ख़त्म हो गया है और अगले 2 साल 7.5 रहेगा, तो एजेंट के लिए फ़ायदा है। टर्म फिर जो है 12 से लेकर 35 होंगी, तो ये एक अच्छी बात है। 8 साल से शुरू होने के लिए 360, 340 या 300 नंबर फॉर्म एज़ पर द रिक्वायरमेंट वो भरे जाएंगे, तो वो भी एक देखने वाली चीज़ है। एक्सीडेंटल बेनिफिट के साथ साथ एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी राइडर भी लेके आए हैं, जिससे कस्टमर कहीं ना कहीं इस पॉलिसी की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो वो एक अच्छी चीज़ इन्होंने लेके आए हैं। लेकिन एडिशनल डिसेबिलिटी राइडर जो है वो ऑप्शनल होगा, कंपल्सन किसी के ऊपर नहीं होगा। तो कुल मिला के अगर इन सारे फीचर्स को देखा जाए तो अच्छी बात है। पॉलिसी अगर थोड़ी बहुत एक्सपेंसिव भी हो जाती है, हालांकि हुई नहीं है, तो एजेंट को हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो कोई बड़ा क्लब MDRT वगैरह ज्वाइन करना चाहता है या कोई अचीवमेंट करना चाहता है, तो ये एक अच्छी बात है कि पहले पॉलिसी 50,000 रुपये सम एश्योर्ड से शुरू होती थी, अब 1 लाख से शुरू होती हैं। तो कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रीमियम एजेंट लेके आएगा, ज़्यादा प्रीमियम लेके आएगा तो उसकी इनकम ज़्यादा होगी। तो हर मायने में देखा जाए तो पॉलिसी बेहतर हुई है, ख़राब नहीं हुई। और मुझे लगता है अगर हमने ये प्रेजेंटेशन अच्छी तरह देखी है तो आगे न्यू जीवन आनंद है, मनी बैक पॉलिसी, न्यू मनी बैक पॉलिसी है 820 नंबर। उसके बाद एक और मनी बैक है 821 नंबर, 815 नंबर न्यू जीवन आनंद है। तो इन सारी पॉलिसीज़ का सीधा सीधा इम्पैक्ट आएगा और कहीं ना कहीं वो आसानी से समझ में भी आएंगी। थैंक यू।